स्टडी विथ रेहलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जनरली ऐसे एलिमेंट्स काम करते हैं जिनके पास होता है लोन पेयर। सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप हम बात करेंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए सबसे खास बात क्या चाहिए? जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो सब्स्टिट्यूट होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस वाले कार्बन पे जिससे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उसकी या तो बीटा पोजीशन पे हो नेबरिंग ग्रुप, गामा पे हो, डेल्टा पे हो, या उससे इतनी दूर हो जहां से वो इस कार्बन को अप्रोच कर सके। इस कार्बन को अप्रोच करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो नेबरिंग ग्रुप है उसके पास जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। तो मान लो मैं एक ये Z लिख रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाता है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। तो जो नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देते हैं, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और लिविंग ग्रुप को निकाल देते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जनरली कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब यदि आपके कॉन्फ़िगरेशन R है तो जो प्रोडक्ट बना है उसकी भी R रहेगी, रिएक्टेंट की R है तो प्रोडक्ट की भी R ही रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन S है तो S ही रहेगी, D है तो D रहेगी और L है तो L रहेगी। तो ये होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लोन पेयर जनरली होते हैं, लोन पेयर चाहिए होते हैं। पाई बॉन्ड में जो होता है ये पाई बॉन्ड रहता है, दो बॉन्ड रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो दूसरा पाई बॉन्ड बना है इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड एज ए लोन पेयर एक्ट करता है। और सिग्मा बॉन्ड का केस थोड़ा अलग सा हो जाता है, तो जब हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये चीजें देखेंगे। और ये जो रिएक्शन होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, मतलब कि ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है। इस मॉलिक्यूल में कोई नेबरिंग ग्रुप जुड़ा होगा और वो इस लिविंग ग्रुप को यहां से निकालेगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है इसलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की खास बातें क्या है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के एडवांटेज क्या है? मान लो कि ये क्लोरोप्रोपेन है, ये लिविंग ग्रुप है, जनरली न्यूक्लियोफाइल ही होता है लिविंग ग्रुप, तो इसको लीव कराना है और जो नया न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक कराना है, मान लो OH-। तो ये नॉर्मल तरीके से जब लीव होता है तो इसकी रिएक्शन की रेट सपोज करते हम 1 है। हमारे पास फिर ये जो दूसरा कंपाउंड है 2-क्लोरोफिनाइल इथाइल सल्फाइड, इसमें जो रेट देखी वो 600 दिखेगी, मतलब 600 टाइम्स मोर इसकी रेट होती है। तो ये 600 टाइम मोर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जुड़ा होता है सल्फर, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर बनाता है यहाँ पे बॉन्ड और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देता है जल्दी से। इस क्लोरोप्रोपेन में तो ये बॉन्ड टूटेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, और इस दूसरे वाले जो नेबरिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर इस वाले कार्बन पे अटैक करते हैं, कार्बन इससे बॉन्ड बना लेता है तो इस Cl वाले से तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन तेज हो जाती है। एक असिस्टेंस मिलता है इसको इस नेबरिंग ग्रुप की वजह से। इस असिस्टेंस को ही कहते हैं एनकीमेरिक असिस्टेंस। इस असिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी निकल गया। अब लिविंग ग्रुप निकल गया तो जो न्यूक्लियोफाइल आया उस न्यूक्लियोफाइल को आसानी हुई इस कंपाउंड पे अटैक करने के लिए। पहला हम देखते हैं सल्फर एज नेबरिंग ग्रुप। ये हमारी मस्टर्ड गैस है, यदि हम नंबरिंग करें तो सल्फर से ये 1-2 पोजीशन पे है और ये वाले कार्बन भी सल्फर से 1-2 पोजीशन पे है। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो, दूसरी 2 पोजीशन मैंने प्राइम से बताई है तो दूसरी 2 पोजीशन पे भी क्लोरो, तो डाई क्लोरो, डाई इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप है हमारे पास, सल्फाइड, इसका नाम हो गया 2,2 डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। इसको हम मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। इसमें जो सल्फर है वो एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करती है, तो ये अपने लोन पेयर से इस वाले कार्बन पे अटैक करती है और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूं, ये बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनते ही क्या होता है, C और Cl के बीच का बॉन्ड टूट गया, Cl माइनस निकल जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल जाता है, तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है। क्योंकि सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर, वाटर से H+ निकलता है, OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ये A ऑप्शन, B ऑप्शन।
हम जब ए पे अटैक करवाते हैं, ए पे जब आके OH माइनस अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, क्योंकि OH के साथ जब बॉन्ड बना लिया तो ये सल्फर का बॉन्ड यहां से ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, क्योंकि नया बॉन्ड OH के साथ बन गया है इस A वाले कार्बन का। वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं इस B वाले कार्बन पे अटैक करता है OH माइनस, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, सल्फर अब यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो केस A हो या B हो, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है फाइनल। इसको हेमी सल्फर मस्टर्ड कहते हैं, या फिर 2 पोजीशन पे क्लोरो 1 2 पोजीशन पे क्लोरो 2 पोजीशन पे OH 1 2 2 पोजीशन पे OH, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी डाई इथाइल, एक इथाइल 2 इथाइल डाई इथाइल सल्फाइड। इसको 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी डाई इथाइल सल्फाइड भी कहते हैं। तो ये था सल्फर एज ए नेबरिंग ग्रुप। हम बात करते हैं अब ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप की। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जब ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है, 2 पोजीशन पे ये 1 है ये 2 है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। और ये R क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। ये क्यों लिख रहे हैं हम, ये रिएक्शन होती है फिर बताता हूं मैं। अब एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि H2O डाला तो वो H प्लस देंगे, तो हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, जाहिर सी बात है H2O तो रहेगा। पानी में जैसे ही 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड को डालते हैं तो यहां से ये H प्लस निकल जाता है, ये H प्लस निकल गया और हमको ब्रोमोप्रोपेनोइट एनायन मिलता है, जहां पे ये O पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब यही ऑक्सीजन है जो नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है, ये अपना लोन पेयर कह सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, बराबर बात दोनों की एक ही। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है। इसी कार्बन पे क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है। हमको लिविंग ग्रुप कैसे पता चलता है, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो लिविंग ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो अटैकिंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होता है। ये लिविंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट करता है नया इनकमिंग या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो ब्रोमीन यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप हो गया। अब ब्रोमीन की वजह से ये जो H है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी, ब्रोमीन क्या है स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, ये प्लेन के अबोव में, और ये वाला H है बिलो द प्लेन। जैसे ही ब्रोमीन निकलता है ये वाला H अबोव द प्लेन आ जाता है, तो हम ये देख सकते हैं ये वाला H प्लेन के बाहर आ गया है, और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में ये बॉन्ड बन चुका है, ये OC ऐसा का ऐसा, C और O के बीच में बॉन्ड, C और O के बीच में बॉन्ड। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को दे दिए तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। लिविंग ग्रुप चला गया है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब इस इंटरमीडिएट आयन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है वो अटैक करता है इस कार्बन पे। ये कार्बन पे अटैक करते ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस चल जाएंगे O के पास, ये इलेक्ट्रॉन O के पास आ गए वापस, इसलिए माइनस, ये C वैसा का वैसा, C वैसा का वैसा, O और C के बीच में बॉन्ड, O और C के बीच में बॉन्ड, C और C के बीच में बॉन्ड, C और C के बीच में बॉन्ड। अब OH माइनस इधर आया है तो ये H को वापस से अपनी पोजीशन पे जाना होगा, और OH माइनस आके ये अबोव द प्लेन वाली पोजीशन ले लेगा और इस H को बिलो द प्लेन भेज देगा। CH3 वैसा का वैसा, CH3 वैसा का वैसा। ये जो बना है इसको कहते हैं लैक्टेट एनायन। ये भी R फॉर्म में, आप देख सकते हैं R2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जहां Br था उसकी जगह सिर्फ OH आया है, फिर इसके आगे ये H प्लस लेके यहाँ पे H जुड़ जाता है और लैक्टिक एसिड बना लेता है। तो R कॉन्फ़िगरेशन से R कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। हमने देखा था रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN1 मैकेनिज्म में होती है। अब हमने देख लिया है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन कहाँ पे होती थी, SN2 मैकेनिज्म, तो इसलिए वो मैंने R लिखे थे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है पर आपको समझने में आसानी होगी। हमने हाइड्रोलिसिस कराया था, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, तो उसमें H2O था। H2O होने की वजह से जो प्रोपेनोइक एसिड है उसने H प्लस रिलीज किया, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है पानी में H प्लस रिलीज करता है।
H प्लस रिलीज कर दिया और वो ब्रोमोप्रोपेनॉइट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा NaOH भी डाइल्यूट कंसेंट्रेशन में डाला गया है, डाइल्यूट डाला गया है। इस NaOH का क्या रोल होता है? ये H प्लस जो ब्रोमोप्रोपेनॉइक एसिड ने दिया वो तो इस H2 ने ले लिया और H3O प्लस बना दिया। अब हमें न्यूक्लियोफाइल की भी तो जरूरत है। OH माइनस कहां से आता है? OH माइनस NaOH से आता है, Na प्लस OH माइनस। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, H2O से भी OH माइनस आता है, पर यही चीज आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि H2 इसलिए डाला ताकि प्रोपेनॉइक एसिड प्रोपेनोएट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोपेनोएट एनायन में कन्वर्ट हो जाए और NaOH से हमको न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मिल जाए। अब NaOH यदि डाइल्यूट कंसेंट्रेशन में डालते हैं तब तो हमको R से R कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जैसे ही NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो L फॉर्म मिलता है, जो हमें R लैक्टिक एसिड मिला है या लैक्टेड आयन कह सकते हैं, उसकी जगह हमको L आयन मिलता है, L लैक्टेड आयन मिलता है। यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, इन्वर्जन हो जाता है। तो ये था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एक्सेप्शन, जहां पे यदि NaOH की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। हैलोजन एज नेबरिंग ग्रुप, जब हम एसिटोलाइसिस कराते हैं, किसका एसिटोलाइसिस कराते हैं? ट्रांस 2 आयोडो साइक्लोहेक्साइल, ट्रांस 2 आयोडो साइक्लोहेक्साइल ब्रोसिलेट। ब्रोसिलेट क्या होता है? OBS से डिनोट करते हैं, इसको ब्रोसिलेट कहते हैं। तो ये हमारी साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, जिसकी 2 पोजीशन पे आयोडीन है, इसलिए 2 आयोडो। ये जब OBS इस पोजीशन में रहता है तो इसको ट्रांस कहते हैं। तो ट्रांस 2 आयोडो साइक्लोहेक्साइल और ब्रोसिलेट, इसका हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखते हैं। आयोडीन है, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन पे। इसी कार्बन पे क्यों बनाया? क्योंकि लीविंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनते ये वाला बॉन्ड टूटा, OBS हमारा निकल गया। OBS निकलने के बाद क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, A, B। यदि वो A पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, यदि वो B पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा। पर जब वो A पे अटैक करेगा तो हमको ट्रांसपोजिशन मिलेगी, पर जब वो B पे अटैक करता है तो ट्रांसपोजिशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो A पे अटैक करता है ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए। हमारा इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? एसिटोलाइसिस हो रहा है, तो एसिटिक एसिड है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल देता है। एसिटिक एसिड में से H प्लस निकल जाता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल CH3COO-। ये वाला न्यूक्लियोफाइल पहली पोजीशन पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करके ये हमारा ट्रांस 1 एसिटाइल पहली पोजीशन पे एसिटाइल, 2 आयोडो दूसरी पोजीशन पे आयोडीन, साइक्लोहेक्साइल 6 रिंग वाली साइक्लिक रिंग। ब्रोसिलेट नहीं आता है यहाँ पे क्योंकि ब्रोसिलेट चला गया, तो इसका नाम क्या होगा? ट्रांस 1 एसिटाइल 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। हमने हैलोजन भी देख लिया नेबरिंग ग्रुप के रूप में। अब देखते हैं नाइट्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप। नाइट्रोजन की जो नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो अजरीडीनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, वो देखेंगे आगे कैसे बनता है। अब ये जो हमारा कंपाउंड है 2 क्लोरो एन इथाइल प्रोपेन अमाइन, सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन तो इसलिए 2 क्लोरो, नाइट्रोजन से जुड़ा है इथाइल, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है इथाइल इसलिए एन इथाइल, 1 2 3 कार्बन वाली चेन है इसलिए प्रोपेन और नाइट्रोजन ग्रुप है इसलिए अमाइन, तो इसको कहते हैं 2 क्लोरो एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन कह सकते हैं, ये लिविंग ग्रुप ही होगा। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर अटैक कौन से कार्बन पे करेंगे? दूसरे नंबर के कार्बन पे, क्योंकि उससे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। जैसे ही लोन पेयर अटैक करते हैं बॉन्ड बन जाता है, और क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाता है हमारा CH2, ये CH2, ये CH जिससे बॉन्ड बना, ये CH जिससे बॉन्ड बना, ये CH3 को नीचे लिख दिया, ये CH3, और ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट बना है इसको अजरीडीनियम आयन कहते हैं। इसको 2 सेकंड देख लेते हैं। इसको कहते हैं अजरीडीन, 3 एलिमेंट वाली साइक्लिक रिंग जिसमें नाइट्रोजन हो उसको कहते हैं अजरीडीन। अजरीडीन से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है
इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इसको कहते हैं अजरीडीनियम आयन। अब हमारे पास N से H जुड़ा हुआ है, N से H जुड़ा हुआ है और N से R की जगह हमारे पास इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये था अजरीडीनियम आयन। अब यहाँ पे अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल OH-, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब जो हमारी केमिस्ट्री है वो तो कहती है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो बनता है। तो हम देखते हैं OH- जब इस पे अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे, तब क्या होगा? इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटा, तो हमको मिला OHCH2, हमको मिला OHCH2, फिर CH जुड़ा हुआ है, फिर CH जुड़ा हुआ है और फिर CH3 है, फिर ये CH3 है और इस वाले CH से नाइट्रोजन और इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वाले CH से नाइट्रोजन और इथाइल ग्रुप। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो A से अटैक के ऊपर बना है। B पे जब अटैक करने जाता है OH-, ये CH3 हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। इस CH3 के यहाँ मौजूद होने की वजह से B पे OH- आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 2-इथाइल अमीनो प्रोपेनॉल, 1, 2, 3, 3 कार्बन है, OH है इसलिए प्रोपेनॉल। 2 पोजीशन पे इथाइल अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पे इथाइल अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2-इथाइल अमीनो प्रोपेनॉल। तो हमने नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, सल्फर देखा और हेलोजन देखा, नेबरिंग ग्रुप। अब अगली वीडियो में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या रोल करते हैं वो देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए रियलजा के साथ। हैव अ नाइस डे।